इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने सीपीसी के लेक्चर स्टार्ट किए थे, जहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डर 16 का रूल 1 से लेकर रूल 10 तक के प्रोविजंस हमने कवर किए थे। तो यदि आप नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सीपीसी की प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आप जाके सारे लेक्चर कवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 16 का रूल 11 से लेकर रूल 21 तक में जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस होंगे, ठीक है ना, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रूल 11, रूल 10 तक तो हमने कवर कर लिया है और यह रूल 11 से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि साक्षी उपसंजात हो जाता है तो कुर्की प्रत्याहित की जा सकेगी। अब यहाँ दो वर्ड है, उपसंजात और प्रत्याहित। तो उपसंजात का मतलब क्या होता है कि वहाँ उपस्थित होना, और प्रत्याहित का मतलब होता है उसको मुक्त कर देना, अर्थात जिस संपत्ति की कुर्की की गई है उसको मुक्त कर देना। तो इसके बारे में प्रोविजंस का है इसमें रूल 11 में, जहाँ ऐसे व्यक्ति अपनी संपत्ति की कुर्की के पश्चात, कब संपत्ति की कुर्की अर्थात जब संपत्ति उसकी कुर्की की गई है उसके पश्चात, उसके बाद क्या हो रहा है, किसी समय उपसंजात हो जाता है अर्थात उपस्थित हो जाता है और न्यायालय का समाधान कर देता है कि समन का अनुपालन करने में वह विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना असफल नहीं रहा है या उसने तामील से अपने आप को साहस नहीं बचाया है। अर्थात यदि न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि वही जो समन का अनुपालन करने में उचित प्रतिहेतु के बिना असफल नहीं रहा, अर्थात कोई ऐसा युक्तियुक्त कारण था जिसके कारण वो क्या हुआ कि वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सका, या फिर वह ऐसा साबित कर देता है, समाधान कर देता है न्यायालय का कि उसने जो तामील थी उसको अपने साह से नहीं बचाया है, तामील से अपने आप को साह से नहीं बचाया है। तो यदि ये ऐसा समाधान कर देता है न्यायालय को तो उसकी संपत्ति क्या हो जाएगी, जिसकी कुर्की की जा चुकी है उसको प्रत्याहृत कर दी जाएगी अर्थात मुक्त कर दी जाएगी। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि जहाँ अंतिम पूर्ववर्ती नियम के अधीन, अर्थात जो पहले हमने नियम पढ़ा था, ठीक है ना, तो उसके अधीन निकाली गई उद्घोषणा में, अर्थात जो यहाँ पर रूल 10 की बात कर रहा है, ये रूल 10 में हमने देखा था कि उद्घोषणा से संबंधित जो प्रोविजंस बताया गया था। तो यहाँ पे क्या है कि यदि निकाली गई उद्घोषणा में नामित समय और स्थान में हाजिर होने में असफल रहा है, वहाँ न्यायालय का समाधान कर देता है कि ऐसी उद्घोषणा की सूचना ऐसे समय में नहीं हुई थी कि वह हाजिर हो सकता। अर्थात यदि जब उद्घोषणा निकाली गई थी, ठीक है ना, तो उसके समय और स्थान के बारे में, ठीक है ना, मान लीजिए ये समय हो गया, ये स्थान हो गया, यहाँ पे उपस्थित होने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसका समाधान कर देता है कि ऐसी उद्घोषणा की सूचना उसको पर्याप्त समय में नहीं मिल सकी जिससे वह हाजिर हो सकता। इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी संपत्ति को कुर्की से मुक्त कर दिया जाएगा। वहाँ न्यायालय आदेश देगा कि संपत्ति कुर्की से निर्मुक्त कर दी जाए और कुर्की के खर्चों के संबंध में ऐसा आदेश देगा जैसा उचित समझे। अर्थात जब संपत्ति उसकी कुर्की की गई थी, ठीक है ना, अपने कब्जे में किया गया था, तो कुछ ना कुछ तो खर्चा आया होगा, वहाँ पे खर्चों के संबंध में जैसा न्यायालय उचित समझे वैसा आदेश दे सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कुर्की के खर्चे होते हैं वो पक्षकार से ही वसूले जाते हैं नॉर्मली। उसके बाद है रूल 12। यहाँ पे क्या बात किया गया है, यदि साक्षी उपसंजात होने में असफल रहता है तो प्रक्रिया। अब ऊपर क्या हुआ था, रूल 11 में बात कर रहा था कि यदि उपस्थित हो जाता है, उपसंजात हो जाता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि साक्षी उपसंजात होने में असफल रहता है तो क्या प्रक्रिया होगी। जहाँ ऐसे व्यक्ति उपसंजात नहीं होता है या उपसंजात तो होता है, ठीक है ना। अब दो चीजें हैं, बताइए, या तो उपसंजात नहीं होता है या तो उपसंजात तो होता है लेकिन न्यायालय का समाधान करने में असफल रहता है कि वह क्यों उपस्थित नहीं हो सका। तो वहाँ पर न्यायालय क्या करेगा कि सांसारिक स्थिति और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात जो मामले की परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए 500 रुपये से अधिक, अर्थात 500 रुपये तक इससे कम का जुर्माना क्या कर सकते हैं, लगा सकता है। और ऐसे जुर्माने की रकम के साथ कुर्की के सभी खर्चों को चुकाने के लिए आदेश दे सकेगा, अर्थात जो कुर्की के साथ खर्चे हुए थे उसको भी चुकाने का आदेश दे सकेगा कि उसके संपत्ति का कोई भाग कुर्क और विक्रय की जा सके।
ठीक है ना। यदि साक्षी उपसंजात नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता हो सकता है, तो 500 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। ठीक है ना, 500 रुपये तक या उससे कम का, इससे अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है 500 रुपये से अधिक का जुर्माना। तो 500 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है, और उसके साथ जो कुर्की के साथ खर्चे आएंगे उन सभी खर्चों को भी वह उनसे वसूल सकता है, और उसकी संपत्ति का कोई भाग कुर्क या विक्रय कर सकता है। ऐसा आदेश दे सकता है न्यायालय। और यहाँ पे यदि पहले ही नियम 10 के अधीन कुर्क किया जा चुका है, अर्थात जो नियम 10 में हमने देखा था उद्घोषणा संबंधित प्रावधान, उसके बाद कुर्की संबंधित प्रावधान था। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि यदि नियम 10 के अधीन कुर्क किया जा चुका है पहले ही संपत्ति, तो उसका विक्रय करने का आदेश दे सकता है न्यायालय। उसके बाद दूसरा परंतु क्या है कि यदि वह व्यक्ति जिसकी हाजिरी अपेक्षित है, अर्थात जिस विटनेस की हाजिरी अपेक्षित है न्यायालय के द्वारा, उक्त खर्चों और जुर्माने को न्यायालय में जमा करा देता है। अर्थात जो विटनेस था वो क्या करता है, जो खर्चे हुए हैं और जुर्माने की रकम क्या करता है, न्यायालय में जमा करवा देता है। तो न्यायालय आदेश देगा कि उसकी संपत्ति को क्या किया जाए, निर्मुक्त किया जाए, उसको संपत्ति को छोड़ दिया जाए कुर्की से। ठीक है ना। उसके बाद है रूल 13। रूल 13 क्या बात करता है, कुर्की करने का ढंग। तो कुर्की करने का ढंग क्या होना चाहिए कि डिक्री के निष्पादन में जो उपबंध संपत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए है, अर्थात जब डिक्री की निष्पादन होती है ना, तो वहाँ पर यदि किसी संपत्ति के और कुर्की के, ठीक है ना, संपत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए जो उपबंध दिए गए हैं वही उपबंध यहाँ पर भी लागू होंगे कुर्की के संबंध में। ठीक है ना, बस यही बात करता है ये रूल 13। उसके बाद है रूल 18। रूल 18 क्या बात करता है, जहाँ पकड़ा गया साक्षी साक्ष्य नहीं दे सकता या दस्तावेज पेश नहीं कर सकता, वहाँ क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। मान लीजिए उद्घोषणा भी होगी, ठीक है ना, वारंट भी जारी हो गया साक्षी के अगेंस्ट में। यदि मान लीजिए साक्षी वहाँ पे पकड़ा गया कहीं पे, और वो यदि यदि साक्ष्य नहीं दे सकता है या फिर दस्तावेज क्या कर सकता है, नहीं पेश कर रहा है, तो वहाँ पर क्या प्रक्रिया होगी ये बताता है आपका रूल 18। जहाँ वारंट के अधीन गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष लाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, वारंट जारी किया गया है और उसके अधीन गिरफ्तार करके लाया गया है न्यायालय के समक्ष, और पक्षकारों की या उनमें से किसी की अनुपस्थिति के कारण, अर्थात जब पक्षकार अनुपस्थित हैं तो वहाँ पर उसके कारण वह ऐसा साक्ष्य नहीं दे सकता या दस्तावेज पेश नहीं कर सकता जिसे देने या पेश करने के लिए समन किया गया था, अर्थात जिस काम के लिए उसको समन किया गया था, और यदि वह पक्षकारों की अनुपस्थिति में ऐसा नहीं कर सकता है, अर्थात साक्ष्य नहीं दे सकता है या दस्तावेज पेश नहीं कर सकता है, वहाँ पर क्या प्रक्रिया होगी, न्यायालय ऐसे अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे स्थान में जो न्यायालय ठीक समझे, अर्थात जो न्यायालय को उचित प्रतीत होगा, ऐसे स्थान में और अपने उपसंजाति के लिए युक्तियुक्त जमानत या प्रतिभूति दिए जाने पर उसे निर्मुक्त कर सकेगा। अर्थात वह अपनी उपस्थिति ऐसा प्रतिभूति जमा करे कि हाँ उस टाइम पे, जिस टाइम पे न्यायालय ऐसी अपेक्षा करता है तो वहाँ पर हाजिर होगा, तो उसके लिए क्या मांग सकता है, प्रतिभूति मांग सकता है, जमानत या प्रतिभूति। ठीक है ना, तब उसको निर्मुक्त किया जा सकेगा। और ऐसी जमानत या प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम में उसे सिविल कारागार में निरुद्ध किया जा सकेगा। यदि न्यायालय यदि जुर्माना लगाता है, ठीक है ना, जमानत मांगता है, प्रतिभूति मांगता है, यदि उसे देने में व्यतिक्रम करता है अर्थात डिफॉल्ट करता है, तो वहाँ पर न्यायालय क्या आदेश देगा कि उसको सिविल कारागार में डाल दिया जाए, ऐसा आदेश दे सकता है। उसके बाद है रूल 19। रूल 19 क्या बात करता है कि जब तक कोई साक्षी किसी निश्चित सीमाओं के भीतर का निवासी ना हो, वह स्वयं हाजिर होने के लिए आदिष्ट नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी भी विटनेस को तब तक स्वयं हाजिर होने के लिए नहीं आदेश दिया जा सकता जब तक कि उस न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत निवास ना करता हो, किसी न्यायालय की जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत निवास ना करता हो, तब तक स्वयं हाजिर होने के लिए आदिष्ट नहीं किया जाएगा। तो बैरेक्ट में देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को स्वयं हाजिर होने के लिए तभी आदेश दिया जाएगा जब वह, अर्थात कब आदेश दिया जाएगा, अब नीचे देखते हैं, न्यायालय की मामूली आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता हो। अर्थात जिस न्यायालय ने उसको बुलाया, समन किया है, यदि उसकी आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, ठीक है ना, उसके जुरिस्डिक्शन में निवास करता है, तब वहाँ पर स्वयं हाजिर होने के लिए आदेश दिया जा सकेगा। उसके बाद है ऐसी सीमाओं के बाहर, अर्थात जो न्यायालय का जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर रहता है, लेकिन जो जहाँ निवास करता है जिस स्थान पर, उसकी दूरी कितनी है, न्याय सदन से 100 किलोमीटर से कम है। अर्थात मान लीजिए कोर्ट हो गया और यहाँ पे जो विटनेस है
ठीक है ना, किसी अन्य उसके जो कोर्ट है उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता है, किसी अन्य न्यायालय के जुरिस्डिक्शन में रहता है। लेकिन जो यहाँ का कोर्ट है और इसका जो निवास स्थान है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर से कम का है। तो वहाँ पर क्या कर सकता है, उसको स्वयं हाजिर होने के लिए आदिष्ट किया जा सकता है। या उपरोक्त दोनों स्थानों की दूरी 500 किलोमीटर से कम है, अर्थात यदि न्याय सदन अर्थात न्यायालय और जहाँ प्रतिवादी साक्षी निवास करता है उसके स्थान की दूरी 500 किलोमीटर से कम है, लेकिन और उन स्थानों के बीच संचार और लोक प्रवाहन के साधन हो, अर्थात जो 500 किलोमीटर से कम है डिस्टेंस, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या है कि उन दोनों स्थानों के बीच अर्थात न्याय सदन कोर्ट के बीच और जो यहाँ पे जहाँ निवास करता है साक्षी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 500 किलोमीटर कम है। और यहाँ पे क्या है, जो लोक प्रवाहन के साधन है अर्थात संचार के साधन है, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जाया जा सकता है। तो वहाँ पर क्या कर सकता है, स्वयं हाजिर होने के लिए आदिष्ट किया जा सकेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें बताइए, यदि 100 किलोमीटर से कम है तो उसको किया जा सकता है, उसको बुलाया जा सकता है स्वयं हाजिर होने के लिए, ठीक है ना, यदि न्यायालय की अधिकारिता के बाहर निवास करता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया कि 500 किलोमीटर से कम होना चाहिए और वहाँ पे क्या होना चाहिए, संचार और लोक प्रवाहन के साधन होने चाहिए, आने जाने का साधन होना चाहिए, तब भी वह स्वयं हाजिर होने के लिए बुला सकता है। अब 500 किलोमीटर से कम होना चाहिए मतलब क्या है कि जैसे उन दोनों स्थानों के बीच ट्रेन चल रही हो, बस चल रही हो कि आसानी से आया जा सके, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्वयं हाजिर होने के लिए बुला सकती है। परंतु जहाँ इस नियम में वर्णित दोनों स्थानों के बीच वायु मार्ग द्वारा, अब यहाँ पे भी जो एरोप्लेन वगैरह चलते हैं ना, वहाँ पर भी उसको बुलाया जा सकता है कि मान लीजिए इस नियम में वर्णित दोनों स्थानों के बीच वायु मार्ग द्वारा यातायात उपलब्ध है और साक्षी को वायु मार्ग का यात्री भाड़ा संदत्त किया गया है, वहाँ स्वयं हाजिर होने का आदेश दिया जा सकेगा। अब मान लीजिए विटनेस कहाँ रहता है, हैदराबाद में रहता है, और जो न्यायालय है वो कहाँ पे है, इंदौर में है। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए कि जो एरोप्लेन यहाँ से यहाँ चलती है, ठीक है, तो यहाँ पे यदि जो यहाँ जिसके फेवर में साक्ष्य देने के लिए, ठीक है ना, जिस पार्टी के फेवर में साक्ष्य देने के लिए उसको बुलाया जा रहा है, तो यदि वो भाड़ा दे देता है, ठीक है ना, जैसे विटनेस यहाँ पे आएगा तो भाड़ा तो लगेगा, ठीक है, किराया लगेगा, तो एरोप्लेन से आएगा तो यहाँ पे यदि एरोप्लेन से आने का उसका किराया दे दिया जाता है वायु मार्ग के द्वारा जो आता है, तो वहाँ पे यदि भाड़ा दे दिया जाता है तो उसको आदेश किया जा सकेगा कि स्वयं उपस्थित हों। उसके बाद है रूल 20। रूल 20 क्या बात करता है, न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर साक्ष्य देने से इनकार का परिणाम, अर्थात जब न्यायालय द्वारा बुलाया गया है साक्षी को और वह साक्ष्य देने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, तो उसका परिणाम क्या होगा। यहाँ पे बात करता है रूल 20, जहाँ बात का ऐसा कोई पक्षकार जो न्यायालय उपस्थित है और न्यायालय द्वारा अपेक्षा किया जाने पर साक्ष्य देने से या दस्तावेज को जो उसके कब्जे या शक्ति में है पेश करने से इनकार विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना करता है, वहाँ न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय सुना सकेगा या वाद के संबंध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो यह ठीक समझे। अब मान लीजिए न्यायालय में उपस्थित कोई पार्टी होगी, ठीक है ना, पक्षकार उपस्थित हैं और उनसे न्यायालय क्या कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है कि आप कोई साक्ष्य दें, ठीक है, या फिर आपके कब्जे में जो दस्तावेज है उसको कोर्ट के सामने पेश करें। लेकिन जो पक्षकार है वो क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, यहाँ पे मना कर रहा है कि नहीं हम यहाँ पेश नहीं कर सकते हैं, साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि ऐसा इनकार करता है पक्षकार तो उसके विरुद्ध निर्णय सुना सकेगा, न्यायालय क्या कर सकता है, इसके अगेंस्ट में निर्णय सुना सकेगा और ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे। उसके बाद है रूल 21। रूल 21 क्या बात करता है, साक्ष्यों के विषयक नियम सम्मिलित पक्षकारों को लागू होगी, अर्थात बाद के किसी पक्षकार से साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षा की गई है वहाँ से उसे साक्ष्यों विषय उपबंध वहाँ तक लागू होंगे जहाँ तक कि वे लागू होने योग्य हैं। बस इन रूल 21 बस इतनी बात करता है, ठीक है ना, कि साक्ष्यों के जो विषय हैं उनमें कैसे नियम लागू होंगे, जो किसी पक्षकार के साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षा की गई है, ठीक है ना, यदि बाद में क्या किया गया है, किसी पक्षकार से साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षा की गई है, तो वहाँ पर साक्ष्यों के विषय के उपबंध वहाँ तक लागू होंगे जहाँ तक कि वे लागू होने के योग्य हैं, अर्थात जो लागू नहीं होने योग्य हैं वो लागू नहीं होंगे यहाँ पर उपबंध। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ
और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।